सबसे पहला मुद्दा वो है पीपीएफ को लेकर के। मुकेश पटेल साहब, पीपीएफ में कई सारे बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव तो मुझे ये समझाइए कि बदलाव आखिर हैं क्या, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आखिर किस पे लागू हो गई। जी लक्ष्मण जी, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो पूरे स्मॉल सेविंग्स के जो रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं उसका वो जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, उन्होंने ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक नोटिफिकेशन जारी करके पीपीएफ के साथ और भी कुछ छोटी सेविंग स्कीम्स हैं, पर पीपीएफ इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो उन्होंने 3 जो बदलाव किए हैं उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि दे वांट टू रेगुलराइज, क्योंकि जो पीपीएफ के नियम के अनुसार जो निवेशक उसका पालन नहीं कर रहे थे तो उसमें बड़ी समस्याएं खड़ी होती थी, तो उसको एक बार वन टाइम रेगुलराइजेशन करने के लिए उन्होंने एक ऑप्शन दिया है और ये जो कट ऑफ डेट है इसके लिए वो 30 सितंबर है। इसलिए ये नियम जो है वो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। तो सबसे पहले तो ये जो एक इम्पोर्टेंट चेंज है वो मल्टीपल पीपीएफ अकाउंट्स के संदर्भ में है। अब जैसे पीपीएफ के बारे में हम जानते हैं कि पीपीएफ स्कीम में एक निवेशक अपने नाम से केवल एक अकाउंट रख सकता है, लेकिन पिछले सालों में कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने अपने ही नाम पर शायद अलग अलग बैंकों में या एक ही बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक से ज्यादा अकाउंट खोले, तो ये रेगुलर नहीं है। अब ऐसे अकाउंट्स जब उसका मैच्योरिटी या रिडेम्पशन होता है तो उस समय पे फिर बड़ी पेचीदी बातें खड़ी होती है कि उस पर कैसे ब्याज वगैरह दिया जाए। तो इसके लिए इन्होंने ये कहा है कि ये जो मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो आप डिसाइड करिए कि आपकी चॉइस का कोई भी एक अकाउंट उसको अब प्राइमरी अकाउंट गिना जाएगा और इसके सिवा के जो अकाउंट्स हैं उसमें जो भी आपने निवेश किया है वो सालाना जो 1.5 लाख की लिमिट है उसको ध्यान में रखते हुए उतना बैलेंस आप अपने प्राइमरी अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे और उस पर आपको रेगुलर जो इंटरेस्ट है वो मिलता रहेगा और बाकी का जो अमाउंट है वो आपको लौटा दिया जाएगा और उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये मल्टीपल पीपीएफ अकाउंट्स के बारे में उन्होंने जो सुधार किया है, सफाई दी। दूसरी बात एक बहुत महत्वपूर्ण है वो एनआरआईज के लिए है लक्ष्मण जी। अब ये एनआरआईज के लिए है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहले तो क्या था कि एनआरआईज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन कर सकते थे पीपीएफ में निवेश। फिर नियम ये आया कि आप अगर रेजिडेंट है और फिर एनआरआई बनते हैं तो जब तक आपकी मैच्योरिटी होती है आप ये अकाउंट चालू रख सकते हैं, उसमें नया निवेश नहीं कर सकते। पर उसके बाद जो नियम आया लेटेस्ट रेगुलेशन, उसमें ये कहा गया कि अगर आप एनआरआई है तो यू हैव टू विड्रॉ ऑल योर अमाउंट्स। तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि 30 सितंबर की हम आपको कट ऑफ डेट देते हैं और जब से आप एनआरआई बने हैं और 30 सितंबर तक आपको जो है आपका अकाउंट में जो भी निवेश किया है आपने उस पर आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट नॉर्मल इंटरेस्ट है वो मिलेगा, पीपीएफ का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और उसके बाद भी अगर आप विड्रॉ करके बंद नहीं करते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। दिस इज फॉर द एनआरआईज। इसमें एक और बदलाव जो मैं देख रहा था वह है कई लोग माइनर के नाम पे भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा लेते हैं, इसमें भी कुछ नियम में बदलाव किए गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण जी। अब माइनर में जो नियम है वो ये है कि माइनर का एक अकाउंट खोला जा सकता है, लेकिन उसमें जो गार्डियन है, नेचुरल गार्डियन, उसको मदर या फादर जो भी है उसको उसके नाम से ये अकाउंट होता है। पर उसमें एक लिंक एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि माइनर का अकाउंट और पेरेंट का जो गार्डियन का अकाउंट है दोनों में मिला के सालाना 1.5 लाख से ज्यादा निवेश नहीं होना चाहिए। कई केसेस में लोग क्या करते थे, माइनर के अकाउंट में भी 1.5 लाख डालते थे और 1.5 लाख अपने अकाउंट में होता था। दिस वाज अ मेजर इरेगुलरिटी। तो इसको सुलझाने के लिए उन्होंने ये कहा है, हालांकि माइनर का इंटरेस्ट डिस्टर्ब न हो
इसलिए उन्होंने ये कहा है कि जब तक माइनर 18 साल का होता है तब तक ऐसे अकाउंट में हम जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का है वो हम ब्याज दे सकते हैं, और उसके बाद वो अकाउंट फुल फ्लेज्ड अकाउंट माना जाएगा माइनर का, और बिकॉज वो मेजर हो गया होगा, और उस समय से लेके उसका जो है वो इन्वेस्टमेंट वो कर सकेगा। हाँ, तो दीज आर दी बिल्कुल। हाँ, इसमें मुझे लगता है कि तीन तरह के लोग जो हैं जो पीपीएफ में निवेश करते हैं उनको इससे काफ़ी सतर्क हो जाना चाहिए, या फिर कहें इस नए सर्कुलर पर गौर करना चाहिए। एक जो एक से ज़्यादा पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं, दूसरा जो माइनर के नाम पे भी अकाउंट खुलवा कर रखे हैं, अपने नाम पे भी खुलवा रखे हैं, तीसरा जो एनआरआई है। अब मैं आपसे समझूंगा ये तीनों क्लास के जो पीपीएफ के इन्वेस्टर्स हैं उन पर ये किस तरह से असर पड़ेगा और उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अभी देखिए लक्ष्मण जी, मैंने जैसे आपको बताया कि अभी तक ये सब काफी रेगुलरिटीज चल रही थी, लेकिन अब क्या है कि बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइजेशन एंड ऑल दैट, आपका पैन होता है, आपके अकाउंट के बारे में केवाईसी की डिटेल्स वगैरह होती है, तो आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं, या तो आप एनआरआईज हैं, क्योंकि पहले एनआरआई में आपको रेजिडेंसी डिक्लेयर नहीं करनी होती थी, अब तो वो भी करनी पड़ती है, और माइनर के केस में भी मॉनिटरिंग होता है। तो अब जो स्मॉल सेविंग्स है वो आपको पकड़ लेगा। तो अब ये बहुत जरूरी है कि आप नियमों के आधार से पालन करें। जहां पालन नहीं होता है तो ये 30 सितंबर तक की कट ऑफ डेट में आप उसको अपना रेगुलराइज करने के लिए विड्रॉ करना है या जो भी करना है वो कर लीजिए, ताकि आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इन फ्यूचर ये तीनों के नियमों को ख्याल रखते हुए लक्ष्मण जी बहुत सतर्क रहना चाहिए कि आप उसका उल्लंघन न करें, नहीं तो आपको दिस इन्वेस्टमेंट विल प्रूव टू बी क्वाइट नेगेटिव एंड मीनिंगलेस प्रोपोजिशन। चलिए, तो अगर आप पीपीएफ के निवेशक हैं तो जो मुकेश पटेल साहब ने बताया उन बातों का खास ख्याल रखें। खासतौर से अगर आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट है, बच्चे के नाम पे पीपीएफ अकाउंट खुलवा रहे हैं या फिर एनआरआई हैं तब भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा रखें, तो इन सब नए नियमों का पालन करिएगा। जैसा मुकेश पटेल जी ने कहा, इसका ख्याल रखिएगा। अब शुरू कर